पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम अमृतसर पहुंची। अमृतसर एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों का ढोल के साथ भव्य स्वागत किया गया। भारतीय खिलाड़ियों के इंतजार में फैन सुबह से ही एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए थे। इसके अलावा मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल व हरभजन सिंह ईटीओ भी टीम का स्वागत करने पहुंचे। इस भारतीय हॉकी टीम में 10 पंजाब के खिलाड़ी थे, जिनके पेरेंट्स भी उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। ये पल भावुक करने वाला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आते ही सीधा गोल्डन टेम्पल का रुख किया। भारतीय पुलिस हॉकी टीम के खिलाड़ी सुखवीर सिंह के पिता अजीत सिंह ने कहा, वे जीत कर आए हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गोल्ड जीता है। बहुत अच्छा लग रहा है। आते ही मेरे बेटे ने अपना मेडल मेरे गले में पहना दिया। इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। पूरी टीम को बधाई। भगवान उन्हें आशीर्वाद देते रहें। बहुत ज्यादा बड़ी खुशी बेटे ने आते मेरे गले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਡਲ ਪਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਜੋ ਆਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲਕਿ मानयोग प्राइम मिनिस्टर साहब, मानयोग सीएम साहब उन्होंने बड़ा उन्होंने मतलब के आशीर्वाद भी सीगा और टीम के नाल उन्होंने गल भी की है। सरकार की कारगुजारी तो खुश हो? हाँ जी, बहुत खुश है जी। हुण मतलब के सरकार जिहड़े पिछे सीगे उन्होंने पीसीएस ते पीपीएस भर्ती कीते सीगे ये हुण दो जिहड़े प्लेयर मिल के अपने सुखजीत सिंह और जरमनप्रीत ते मेरी इहो ही मान साहब मानयोग सीएम साहब नूं इहो ही मिल के मैनूं उन्हां दे पूरीआं उम्मीदां ने कि जिद्दां इन्हां ने देश दा मान वधाया और मानयोग सीएम साहब भी इन्हां दा। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय सिंह राउत ने कहा, रात के अंधेरे में छिप कर किसी ने ये हमला किया है। ये कोई हमला नहीं था। मैं उनसे यानी हमलावरों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा ना करें, अपने परिवार की चिंता करें। आपसे कोई ये अपराध करवा रहा है, आपका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारे राज्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बोलिए। काफिले पर वो भी रात के अंधेरे का फायदा लेकर छुपकर कोई किसी ने फेंका होगा। ये कोई हमला बिमला नहीं, हिम्मत नहीं है, जान बचाकर भाग गए। अगर सामने आते तो कुछ गलत हो जाता। तो मैं उनको हाथ जोड़कर नम्र विनती करता हूँ, आप ऐसा मत करिए। आपके घर में बच्चे हैं, बेटे हैं, माँ बाप है, बीवी है, उनकी चिंता करिए। हमें चिंता है। फिर ये इस प्रकार से इस प्रकार का अपराध फिर मत करिए, गड़बड़ हो जाएगी। कि आपको कोई करवा रहा है आपसे, और वो अहमद शाह अब्दाली है दिल्ली का, जिसने बहुत बड़ी सुपारी दी है महाराष्ट्र में इस प्रकार से अराजकता फैलाने के लिए। तो आपका इस्तेमाल हो रहा है। आपके नेता सुपारी लेते हैं, चुप बैठते हैं और आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हैं। ये ठीक नहीं है हमारे राज्य के लिए। करते रहिए आप, लेकिन आपका इस्तेमाल हो रहा है राजनीति। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के बाद सर्च ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना ने इलाके में पैरा कमांडो को उतार दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन के इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई है, इसलिए इनकी तलाशी का अभियान जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार किश्तवाड़ से करीब 25 किलोमीटर दूर पघारन में एक पुल और उसके आसपास के इलाके की सुरक्षा कर रहे पुलिस और सेना पर संदिग्ध आतंकवादियों ने गोलीबारी की। ये वह जगह है जहां से लोग रस्सियों के सहारे चेनाब नदी पार करते हैं। पुलिस ने एक बयान में कहा कि किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन के इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई, इसलिए सर्च ऑपरेशन के लिए पैरा कमांडो को तैनात किया गया है।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन में दूसरी बार अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा कर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वह 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है, लेकिन जिनके मुंह सिले हुए हैं इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि बांग्लादेश का हिंदू उनके लिए वोटर नहीं होगा। जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठा सके। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आवाज उठाने के लिए भी उन्हें लगता है कि आवाज उठाएंगे तो वोट बैंक ना खिसक जाए। दुनिया में होने वाले अत्याचार में जिन्हें वोट बैंक दिखाई देता हो वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है वहां बचे 90% हिंदू दलित हैं, लेकिन जो उस पर सिले हुए हैं वो इसलिए कि बांग्लादेश का हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, ये हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा की और उस अस्पताल का भी दौरा किया जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। गत 30 जुलाई को हुए भूस्खलन में केरल के इस पहाड़ी जिले में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। हवाई सर्वेक्षण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी का भूस्खलन से प्रभावित गांव का जमीनी दौरा करने का भी कार्यक्रम था। यहां उन्होंने वर्तमान में चल रहे इवैक्यूएशन ऑपरेशन के संबंध में रेस्क्यू टीमों से जानकारी प्राप्त की। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने प्रभावित लोगों से बातचीत की और उनकी परेशानियों के बारे में भी जाना और कहा, पीएम मोदी अपने स्वजन खोए हैं उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ है। सरकार को जो कल मैंने हमारे इंटरनल मिनिस्टर्स की जो कोऑर्डिनेशन की टीम थी उनको भी यहां भेजा था, वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, आपके अधिकारियों से मिले थे और वे भी सारे चीजों को देख करके गए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि वो एक पूरा डिटेल में मेमोरेंडम भेजेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं इन परिजनों को भी कि वे अकेले नहीं हैं। इस दुख की घड़ी में चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या देश के जन जन नागरिक हो, हम सब उस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं।
सरकार ने जो नीति नियमों के तहत जो आपदा प्रबंधन के लिए राशि भेजते हैं उसका काफी हिस्सा पहले ही दिया हुआ है और भी हिस्सा हमने तुरंत रिलीज किया है। और जैसे ही मेमोरेंडम आएगा तो बहुत ही उदारतापूर्वक इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए केरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी। और मैं नहीं मानता हूं कि धन के अभाव में यहां कोई काम रुकेगा। जहां तक जानहानि हुई है, हमारे लिए इन परिजनों को फिर से एक बार, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, परिवार में सब कुछ खो चुके हैं, इनके लिए एक लंबे समय की योजना हम लोगों को बनानी होगी। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार उस पर भी विस्तार से करेगी और उसमें भी जो कुछ भारत सरकार अपना हाथ बटा सकती है वो बटाएगी। लेकिन मैंने, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, मैंने एक ऐसी आपदा को बहुत निकट से देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। 79 में, आज से 40-45 साल पहले की बात है, गुजरात में मोरबी में एक अर्थन डैम था और भारी बारिश हुई और डैम पूरा नष्ट हो गया। और आप कल्पना करें, वो डैम बहुत बड़ा था, मच्छू, वो पूरा पानी, और मोरबी एक शहर है, उसमें घुस गया और 10-10, 12-12 फीट पानी था पूरे शहर में। 2500 से ज्यादा लोग उसमें मृत्यु हुई थी। और वो भी मिट्टी का डैम था, तो पूरी मिट्टी पूरे हर घर में, मैंने उसको करीब 6 महीने वहां रहा था, एक वॉलेंटियर के रूप में उस समय मैं काम करता था। और मैंने मड़ के बीच जो समस्याएं पैदा कैसी होती हैं, उसमें किस प्रकार से मुसीबतें झेलनी पड़ती है, उसको बराबर मैंने उसको, क्योंकि वॉलेंटियर के रूप में मैंने काम किया है तो मुझे पता है। तो मैं भी अंदाज कर सकता हूं कि जिस समय ये परिवार मड़ में बह रहे होंगे तब वो कितनी बड़ी कठिन परिस्थिति रही होगी। और उसमें भी जब कुछ लोग जान बचा करके निकले हैं, उनको देख करके लग रहा है कि ईश्वर ने कैसे उनकी कृपा की, उनको बचा लिया है। तो मैं इन परिस्थितियों को भली भांति अनुमान लगा सकता हूं। अलीगढ़ के एएमयू यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के 100 से अधिक छात्रों को फेल कर दिया गया। छात्रों के फेल होने के विरोध में आज दर्जनों छात्र बावे सैयद गेट पर एकत्रित होकर और प्रदर्शन उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। इस दौरान छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि बीते दिनों फेल होने के विरोध में प्रदर्शन किया गया था, जिस पर एएमयू प्रशासन ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। आश्वासन देने के बाद अभी तक समस्या का कोई भी हल नहीं निकला है। 12 तारीख लास्ट डेट है, इसलिए प्रदर्शन किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुनाफिकत का रवैया इख्तियार किया हुआ है। उसकी दलील ये है कि वादा करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। स्टूडेंट्स के करियर के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तो कोई ले नहीं रहा और ना ही उसकी कोई जवाबदेही तय कर रहा है कैंपस के अंदर कि वो किसकी वजह से हो रहा है। अब आप देखिए, वादा करते हैं, वादा क्या हुआ? इंजीनियरिंग फैकल्टी का रोड जिस दिन बंद था उस दिन इन लोगों ने ये कहा कि ठीक है, हम एप्लीकेशन ले रहे हैं आप लोगों की और आपका जो भी मसला है, जो भी जायज़ डिमांड्स हैं वो आपकी कंप्लीट पूरी हो जाएंगी। उसके बाद में ना कंट्रोलर साहब उसका कोई संज्ञान ले रहे हैं और ना ही डीन साहब ने तो एक हरकत ये भी की कि वो लीव पर चले गए और 12 तारीख तक लास्ट रजिस्ट्रेशन होना है इंजीनियरिंग फैकल्टी के लड़कों का। चूंकि 12 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होना है, लड़के धरना लगाए हुए हैं, 13 तारीख तक की उन्होंने लीव ले ली। तो मैडम मोहतरमा वाइस चांसलर को ये पूछना चाहिए डीन साहब से कि मतलब आप किस हैसियत से ये लीव ले रहे हैं। चलो आप लीव ले भी रहे हैं तो आपका जो काम है वो दूसरा कोई अथॉरिटी देखे। अब ये कहाँ पर जाएं? ये 122 जो बच्चे आपके सामने खड़े नजर आ रहे हैं और हमारे जैसे जो स्टूडेंट हैं वो इनके साथ खड़े हैं क्योंकि इनके साथ में जुल्म और ज्यादती हो रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को समझना चाहिए कि हर तबका और हर स्टूडेंट और हर फैकल्टी का मेंबर हमारा अपना है, उसके करियर को बचाने की बात करनी चाहिए। आप उनको पॉइंट आउट करके आपने वो ग्रेडिंग सिस्टम लगा दिया। आप 2015 के रूल्स अगर देखें तो वो रूल्स अब भी लागू हो सकते हैं। पिछली बार उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम को बहुत बढ़ा दिया था, वो अब नहीं बढ़ा रहे, मना कर रहे हैं साफ साफ। इसमें सीधी सी बात ये है, जब तक किसी भी स्टूडेंट के ग्रुप के साथ में किसी प्रोफेसर का बच्चा नहीं फंसता तब तक यहाँ तो रूलिंग होती है।
और ना ही कुछ और होता है। अभी कोई हायर अथॉरिटी का भी बच्चा इन लोगों के साथ में शामिल होता तो सारे रूल चेंज हो जाते, सारे नॉर्म चेंज हो जाते। तो मेरी बदवाना दरखास्त मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ इतनी है कि जो भी वादा इन्होंने परसों 2-3 रोज पहले किया था, तो इनका मामला वो हल करें, या जितने मैक्सिमम लोग हैं वो पास आउट हो सकते हो उनको पास करें, या जितने वो ग्रेडिंग सिस्टम से वो आगे अप्रूव हो सकते हैं वो करें। अगर कोई बच्चा अप्रूव नहीं भी हो रहा है या फिर वो आगे एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहा, तो डिग्री तो जबरदस्ती वो यूनिवर्सिटी से नहीं ले सकता। आज जो गेट बंद करा गया है कि हमारी जो डिमांड थी, इन लोगों ने बोला था कि आप, एक हफ्ते पहले हमसे उनकी बातचीत हुई थी, सारे मसले हुए थे, कंट्रोल साहब को ही पता था और डीन साहब भी थे वहाँ पे, सबकी मीटिंग्स हुई थी वहाँ पे। तो उसमें हमें ये रखा गया था कि आपका डाटा लिया जाएगा और आपको 2 दिन बाद नोटिस निकाल दिया जाएगा। और आज तक 6 दिन हो गए, अभी तक कोई नोटिस नहीं निकला हमारे से। आज डाटा तो आज ही पहुँचाने के बाद इतने प्रेशर बनाया जा रहा है कि डाटा तक डीन साहब डाटा भेज ही नहीं रहे थे, कंट्रोल साहब ने मांगा था। तो जब डाटा ही नहीं पहुंचा तो कंट्रोल साहब क्या करेंगे? कंट्रोल साहब तो ये कह रहे हैं, मगर कंट्रोल साहब, डीन साहब ने ये बोला था कि वहाँ से बात हो चुकी है, वाइस चांसलर तक के पास खबर पहुँच चुकी है, मीटिंग हुई थी, कंट्रोल साहब भी थे, उसमें उन्होंने साफ मना कर दिया है। जबकि कंट्रोल साहब का कहना ये है कि कोई मीटिंग ही नहीं हुई है, तो हम मना क्यों करेंगे? इवन हमारे पास कोई डाटा ही नहीं पहुँचा है अभी तक आप लोगों का। छात्रों गुमराह करी जाती है, छात्रों के साथ भेदभाव करा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। जबकि लास्ट ईयर इन लोगों ने 8 क्रेडिट बढ़ाए थे 20 छात्रों के लिए, इस बार 120 छात्र हैं, उनको पता नहीं क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं क्रेडिट। आपने 2 दिन पहले किया, रोड भी बंद किया था, आज गेट बंद कर रहे हैं। तो हमसे तो झूठ बोला ना उन्होंने कि आप कर देंगे, आप, अब कुछ भी नहीं कराया इन्होंने। जब भी तो हम लोग यहाँ सड़कों पे, सिर्फ आज का दिन बीच में है, कल संडे है, परसों 12 तारीख है, तो हम क्या करेंगे? और डीन साहब छुट्टी पे चले गए, 13 तारीख तक के नहीं है, तो हम क्या करेंगे बताइए? अब तक ये गेट बंद रहेगा? ये जब तक हमारा काम नहीं होगा, आज नोटिस निकाल दे, अभी निकाल दे, हम अभी खोल देंगे गेट। आज जो गेट बंद करा गया है कि हमारी जो डिमांड थी, इन लोगों ने बोला था। सिंगरौली जिले में तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसमें सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, देवसर विधायक राजेंद्र मिश्रा, सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर सहित अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। नगर निगम कमिश्नर दया किशन शर्मा ने बताया कि ये तिरंगा यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में 15 अगस्त तक चलेगी। ये चुन कुमारी स्टेडियम से शुरू होकर गनियारी, शॉपिंग प्लाजा, अंबेडकर चौक, थाना रोड, महाजन मोड़ से वापस चुन कुमारी स्टेडियम पर समाप्त होगी। सिंगरौली नगर निगम में तिरंगा यात्रा का आज प्रारंभ हुआ, क्योंकि 15 अगस्त आने वाली है और इस देश के लिए हम लोग ने पूरे जितने भी हमारे सभी भाई बंधु हैं उनको ये संदेश दिया है कि आप सब अपने घर में तिरंगा लगाएं, ताकि हम सब जो आज़ादी का जीवन, जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। इसलिए हम सबको अपने हर घर में तिरंगा लगाना है और 15 अगस्त का जो आने वाला समय है, हम सबको उस शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह द्वारा थाना क्षेत्र में पूर्व से फरार चल रहे स्थायी वारंटी एवं इनामी बदमाश को धरपकड़ के लिए पुलिस के द्वारा जगह जगह ढूंढा जा रहा था। आपको बता दें कि थाना बेरशा पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे इनामी बदमाश को मुखबिर की सूचना पर रुलकी रोड से धारदार हथियार के साथ घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों बदमाशों ने अवैध शराब बेचने से संबंधित अपराध शाहजहांपुर व आसपास के जिलों में घटित किए थे। बता दें कि अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसे आज शाहजहांपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर बिहार से, जहां भभुआ प्रखंड के ही दुमदुम पंचायत में नया भभुआ प्रखंड कार्यालय बनाया गया, जहां जाने के लिए आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहां अभी तक सड़क बनकर तैयार नहीं की गई है। हालांकि इसी कच्ची सड़क से रोज ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ के साथ कर्मचारी आते जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लॉक में काम कराने आए लोग कच्ची सड़क होने की वजह से गिर जाते हैं, जिससे उन्हें काफी चोट लग जाती है। यहाँ तक कि ब्लॉक कर्मी भी गिर जाते हैं। भभुआ शहर में नए प्रखंड कार्यालय की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, लेकिन अगर नदी पर पुल बन जाता है और सड़क बन जाती है तो ये दूरी घटकर सीधा 1 किलोमीटर ही रह जाएगी। सतीश कुमार बीडीओ ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि कैमूर जिला अधिकारी को सूचना दे दी गई है। उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि बरसात जैसे ही खत्म होगी वैसे ही सड़क बनाकर तैयार हो जाएगी। संदर्भ में जिला पदाधिकारी महोदय से बातचीत हुई थी, समय आए भी थे यहाँ पे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये रोड बना दिया जाएगा और एक पुल का निर्माण किया जाएगा, ताकि भगवानपुर रोड से आने जाने के लोगों को सुविधा हो और नज़दीक भी पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग बरसात के बाद हो सकता है कि वो काम हो जाए, तो लोगों को आने में दिक्कत नहीं होगी और दूरी भी कम हो जाएगी। तो ऐसे कितनी दूरी से घूम के आना पड़ रहा है? ऐसे तो लगभग 3 किलोमीटर पड़ जाता है हम लोगों को।
मुश्किल से आधा किलोमीटर लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा और गाड़ी का मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। सर बरसात होता है तो पता चलता है कि इसमें जीव जंतु भी आ जाते हैं, सर इस संबंध में क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ी साफ सफाई हम लोग करवा रहे हैं क्योंकि हम लोग जैसे सेफ्टी के यहाँ पे तो पीछे थोड़ा सा जंगल ज़्यादा हो गया है तो उसको हम लोग साफ सुथरा कराते हैं, ठीक है, तो सब समस्या खत्म हो जाएगी। जो ये मॉडल ब्लॉक बना हुआ है 2016 का DPR है, 18 में बन के तैयार हो गया था, कोरोना काल से रुका हुआ है। हम लोग के आने के बाद जो है इसमें DM साहब हम लोग को बोले भाई वहाँ भवन बनाया जाइए। दिक्कत रोड रास्ते का है, रोड रास्ते का दिक्कत है पब्लिक के लिए भी। हम भी दूसरे रास्ते से हम भी आते हैं, कच्चा रास्ता है और इस पर हम लोगों की अधिकारियों से बैठ के बात हुई थी, तो लोग बताए और BDO साहब भी बोले हैं, लेटर दिया गया है, DM साहब को बोले हैं कि पुल भी बनाया जाएगा, रोड भी बना दिया जाएगा। जहानाबाद काको बाजार में उस समय सनसनी फैल गई जब चाकू मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई। मृतक महिला का नाम मालो देवी, उम्र 70 वर्ष बताया जा रहा है। ये महिला सब्जी बेचने का काम करती थी, जिसके बेटा कुणाल कुमार का कहना है कि मेरी मां घर में अकेली रहती थी। छोटा घर रहने के कारण हम लोग इस घर में नहीं रहते थे, इसलिए हम दूसरे घर में रहते थे। बेटे ने आगे बताया है कि शनिवार को रात हमारी मां खाना खाकर सो गई। रविवार की सुबह जब हम लोग घर पर आए तो देखा कि घर के मुख्य दरवाजा का ताला टूटा हुआ है। जब मैं मां के कमरे में पहुंचा तो देखा कि खून से लथपथ मेरी मां का शव पड़ा हुआ है और शरीर पर कई जगह चाकू के वार किए गए हैं। उसका कहना है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी। हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। इस घटना की सूचना काको थाने पुलिस को दी गई। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। प्रशिक्षु DSP संगीता कुमारी ने बताया है कि एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया हत्या का कारण आपसी विवाद लग रहा है। पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही घटना के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा। फॉरेंसिक टीम भी घटना की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया है। यह कारण कोई कारण नहीं, बूढ़ी से कोई कारण होगा हो सकता है, कोई कारण नहीं है। यहाँ अकेले रहती थी? यहाँ अकेले रहती थी। कैसे पता चला आप लोग की हत्या हो गया जी? कैसे पता चला कि हत्या हो गया? सवेरे पर हम लोग यहाँ नहीं रहते, हम लोग रहते हैं नैका घर, दूसरा घर में। तो सुबह में यहाँ आए 6 बजे, देखे कि आगे वाला ताला टूटा हुआ है और दूसरा कि यहाँ गिरा हुआ है। ऊपर से भी आदमी चढ़ा या उतरा है और निकला भी है, इसी से यह आया होगा। किसी से दुश्मनी भी चल रहा था? दुश्मनी तो भाई अली बाली से नहीं है, होगा तो अगल बगल से। तो कभी किसी से झगड़ा झंझट लड़ाई हुआ? कोई झगड़ा जो भी नहीं। हत्या का कारण कुछ पता चल रहा है? हत्या का कारण कुछ नहीं पता चल रहा है। क्या नाम है मृतक का जी? मृतक का क्या नाम है? माला देवी। हम तो आपकी आए हैं सर, सुन के आपकी आए वे किए हैं। क्या सुने आप? कि मैया के मार दिया है। क्या हुआ? के मार दिया? अब जी नहीं जानते हैं कि कौन मार दिया है। जे काहे के लिए मारा? अब काहेला मारा जे वो तो भगवान जानेगा, कोई नहीं जानेगा। कोई से दुश्मनी चाहे किसी तरह का झगड़ा चल? हम ही नहीं जानते हैं सर। कोई जमीन चाकू मार के हुई है का कारण कुछ बताया जा रहा है कि हत्या कारण क्या? अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसे प्रथम दृश्य लग रहा है शायद आपसी विवाद होगा कहीं। आपसी विवाद बताया जा रहा है? बताया नहीं जा रहा, प्रथम दृश्य ऐसा लग रहा है, क्योंकि और किसी से इनका कोई झगड़ा वगैरह तो पता नहीं चल रहा है। संपत्ति को लेके हो सकता है शायद। क्या चीज का विवाद चल रहा था? कोई विवाद चल नहीं रहा है, सब बता रहे हैं। किस चीज से हत्या की गई है? चाकू से। हरियाणा के गुरुग्राम में देर रात जमकर बारिश हुई। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ तो कई जगह गड्ढे हो गए। आपको बता दें कि हरियाणा में बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन सड़कों पर जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आज फिर प्रदेश के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें पंचकुला, यमुनानगर व गुरुग्राम जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उधर हिसार में जिंदल चौक से जिंदल पुल के पास खड्डा होने से लोगों को परेशानियां हुई। फिलहाल के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्या न्यूज।